Hello students, welcome to chapter number 2, structure of atom. In this chapter we have completed almost numericals regarding to our textbook, that means illustrations and exercise also. Some remaining numericals we will see today. Okay, so everybody take textbook with you and see exercise number 18. Okay, exercise number 18. Okay, so see the question. लिखा है what is the energy in joule required to shift the electron of hydrogen atom from the first Bohr orbit to the fifth Bohr orbit? What is the wavelength of light emitted when the electron returns to the ground state? The ground state electron energy is minus 2.18 into 10 raised to minus 11 erg. बच्चों सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना होगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट. ओके, यहाँ पे लिखा है फॉर हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट. व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी इज minus 2.18 into 10 raised to minus 11 erg. ओके, चलो ना एक काम करते हैं, इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो आएगा minus 2.18 into 10 raised to minus 11 into 10 raised to minus 7 जूल. क्योंकि आप जानते हो 1 जूल इज इक्वल टू 10 raised to 7 अर्ग. तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 raised to minus 7 जूल. सो minus 2.18 into 10 raised to minus 18 जूल. दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट और बेसिक एनर्जी लेवल. अब क्वेश्चन ऐसा है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में से फिफ्थ ऑर्बिट में ले जाना है. तो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये सिर्फ सोचना है, एग्जाम में ड्रॉ करो तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नहीं ड्रॉ करो तो भी कोई बुरी बात नहीं है. ओके, चलो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में से कहां ले जाना है? फिफ्थ ऑर्बिट में. ओके, सो यहाँ पे बच्चों ग्राउंड स्टेट होगा Ni इज इक्वल टू 1 एंड एक्साइटेड स्टेट होगा Nf इज इक्वल टू 5. तो आप कितनी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में से फिफ्थ ऑर्बिट में जाएगा? तो बच्चों ये पढ़ाने की वैसे तो जरूरत है ही नहीं, लेकिन रह गया इसलिए देख लेते हैं. द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट, उसका फॉर्मूला है बच्चों RH 1 upon Ni square minus 1 upon Nf square. ओके, चलो RH की वैल्यू कितनी है? 2.18 into 10 raised to minus 18. अच्छा, फिर क्या आएगा? 1 upon Ni square. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो Ni कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस Nf स्क्वायर कहाँ पे जा रहा है? फिफ्थ ऑर्बिट में. सो 2.18 into 10 raised to minus 18 क्या आएगा? 1 upon 1 स्क्वायर माने 1, 1 upon 5 स्क्वायर मतलब 25. 25 एलसीएम ले तो 25 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ डिवाइड करो. सो 2.18 into 10 raised to minus 18 यहाँ पे आएगा बच्चों 25 minus 1 upon 25. सो 2.18 into 10 raised to minus 18. ठीक है, ऊपर आएगा 24 और नीचे होगा 25. चलो डिशुम करें, और डिशुम करें तो आंसर आएगा 2.0928 into 10 raised to minus 18 joule. This is called energy difference, मतलब डेल्टा E between first Bohr orbit and fifth Bohr orbit. तो चलो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया. दिस इज द फर्स्ट आंसर रिगार्डिंग टू द क्वेश्चन. नाउ दूसरा क्वेश्चन ये है बच्चों,
इलेक्ट्रॉन अगर वापिस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है तो व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। एमिटेड रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी? सीधी बात है ना, आप एनर्जी दोगे तो जाएगा और वापिस वही एनर्जी लूज करके ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन वापिस आता है। सो व्हाट शुड बी द एनर्जी, सॉरी, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। तो एक सीधा सा फॉर्मूला उसी पर से लगा दो। सेकंड आंसर, द एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा। सो लैम्बडा को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाए तो he अपॉन डेल्टा ई आएगा। चलो, प्लैंक कांस्टेंट 6.626 into 10 raised to minus 34. What is velocity of light? 3 into 10 raised to 8 upon what is energy difference? 2.0928 into 10 raised to minus 18 joule. Okay, if we take calculation of it, तो आंसर आएगा 9.428, सॉरी 9.498 into 10 raised to minus 8 मीटर, या फिर लिख सकते हैं 94.98 into 10 raised to minus 9 मीटर। बच्चों एक स्टेप राइट साइड जाता हूं तो मैं नैनोमीटर लाऊंगा ना, तो ला सकते हैं बच्चों 94.98 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेट 95 नैनोमीटर। सो दैट इज योर आंसर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस तो आप एवं ही सॉल्व कर दोगे, मुझे कॉन्फिडेंस है। बराबर, कंसेप्ट आपका क्लियर है तो कोई भी न्यूमेरिकल हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो लेट अस सी एक्सरसाइज नंबर 19। ओके, इसमें लिखो अप्रैल 2021, मतलब अच्छा सा क्वेश्चन है, एकदम अच्छा सा। देखो क्या लिखा है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी En इज इक्वल टू, लिखा है -2.18 इंटू 10 रेज टू -18 बाय n स्क्वायर, इतना जूल आएगा। Calculate the energy required to remove an electron completely from second orbit. Okay, second orbit में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी देनी होगी? तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का इनिशियल स्टेट 2 है यहाँ पे। ओके, रिमूव करना इलेक्ट्रॉन तो फाइनल स्टेट इंफिनिटिव हुआ। तो अगर इस फिनोमिना को सोचे तो इलेक्ट्रॉन को सेकंड में से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भेजना है, तो इसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी क्या होगी? सो एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा ई इज इक्वल टू आर एच 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। अच्छा, आर एच की वैल्यू आप जानते हो 2.18 इंटू 10 रेज टू -18, 1 अपॉन एन आई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर मतलब इनफाइनाइट का स्क्वायर। सो 2.18 इंटू 10 रेज टू -18, 1/4, 1 अपॉन इनफाइनाइट होगा 0। So that should be 2.18 into 10 raised to -18 divided by 4, and your answer should be 0.545 into 10 raised to -18 जूल। और अच्छी तरह से लिखें तो 5.45 into 10 raised to -19 जूल। This is energy which is required to remove electron from second orbit. आगे भी लिखा है, देखो, what is the longest wavelength of light in centimeter that can be used to cause this transition? Okay, what is the longest wavelength? What is the longest wavelength for this transition? बच्चों longest wavelength क्यों लिखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ओके, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े हो इसलिए उसका कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है, इसलिए मैंने बाकी रखा था न्यूमेरिकल। देखो ये न्यूक्लियस है,
और ये है डिफरेंट ऑर्बिट्स है। इलेक्ट्रॉन बच्चों सेकंड ऑर्बिट में था, n इज इक्वल टू 2। वहां एनर्जी दे के आपने कहा भगाया, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, जहां पे n इज इक्वल टू इन्फिनिटिव है, ni 2 है, nf इन्फिनिटिव है। ओके, तो कितनी मिनिमम एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। हाउ मच मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो हमने वो फाइंड कर दिया मिनिमम एनर्जी। और इस प्रोसेस में मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी, तो इसमें मैक्सिमम सिर्फ गुमराह करने के लिए दिखा हुआ है, क्योंकि आप जानते हो मिनिमम एनर्जी आपने फाइंड की कि इतनी दोगे तो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में से आउट ऑफ एटम हो जाएगा। तो डेल्टा ई का रिलेशन है E इज इक्वल टू हसीमड़ा, अगर एनर्जी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम। So students, maximum wavelength is equal to H into C upon delta E minimum। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे सर यहाँ तो मैक्सिमम लिखा है। बच्चों मिनिमम एनर्जी फाइंड की तो फॉर्मूला इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है, तो मैक्सिमम ही मिलेगा ना। तो चलो H की वैल्यू है 6.626 into 10 raised to minus 34। ओके, velocity of light 3 into 10 raised to 8। ओके, व्हाट इज वेवलेंथ आपको फाइंड करनी थी, डेल्टा ही आ गया 5.45 into 10 raised to minus 19, माइनस 19 ऊपर गया, प्लस 19, 19 प्लस 8 क्या हुआ 27, 27 और 34 माइनस करो 10 raised to minus 7। तो क्या करेंगे बच्चों, दिस into this upon this। ओके, तो आ रहा आंसर 3.647। और अगर मैं 2 स्टेप आगे जाने दूं तो आएगा 364.7 into 10 raised to minus 9 मीटर। तो ये हो गया बच्चों नैनोमीटर, तो 364.7 नैनोमीटर। ओके, so that is your answer, you can easily solve it, understood, fine। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 18 और 19 जो आगे रखा था वो हमने फाइंड कर लिया। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर, मतलब एक्सरसाइज नंबर 33। ओके, एक्सरसाइज नंबर 33, सी द क्वेश्चन। क्या लिखा है, what transition in hydrogen atom, what transition in hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition n is equal to 4 to n is equal to 2 of He plus spectrum। बराबर, ऐसा बोल रहे हैं कि भाई पहले तो समझते हैं कि भाई हाइड्रोजन एटम उसका एक ट्रांजिशन है, उसकी वेवलेंथ मतलब लैम्डा रखते हैं, और He प्लस आयन का स्पेक्ट्रम है, उसकी वेवलेंथ लैम्डा, दोनों कोई डिफरेंट ट्रांजिशन के लिए सेम है। ओके, फिर से हाइड्रोजन एटम और हीलियम प्लस आयन दोनों में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उन दोनों की वेवलेंथ सेम है, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। बोल रहे हैं कि अगर हीलियम का ट्रांजिशन 4 से 2 हो, हीलियम का ट्रांजिशन 4th ऑर्बिट से 2 ऑर्बिट हो, तो हाइड्रोजन का कौन सा ट्रांजिशन होगा Ni to NF में, जिसकी वजह से वेवलेंथ दोनों की कैसी मिलती है, सेम। ओके, तो दोनों की वेवलेंथ सेम मिलती है। यहाँ पे एक काम करते हैं, वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड वेवलेंथ ऑफ He प्लस स्पेक्ट्रम। ओके, प्रश्न समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन और हीलियम प्लस आयन में सेम इलेक्ट्रॉन है, एक ही, दोनों की वेवलेंथ सेम हो ऐसा देखने को मिला। तो हीलियम के लिए रिस्पॉन्सिबल ट्रांजिशन 4 to 2 हो, तो बच्चों हाइड्रोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल ट्रांजिशन कौन सा होगा, इसमें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मार्च 2021, मतलब अप्रैल 2021। फिर एनी एग्जामिनेशन ऑफ स्कूल, उसके लिए ये बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
तो मैं तो भाई थोड़ा लॉजिकली सोचूंगा, रेफरेंस बुक के हिसाब से नहीं। कैसे? देखो, यहां से स्टार्ट करूंगा। अकॉर्डिंग टू द इंट्रोडक्शन, wavelength of hydrogen atom is same with wavelength of He plus ion। हाइड्रोजन एटम और He प्लस आयन दोनों की वेवलेंथ सेम है। एक काम कीजिए, चलो दोनों की वेवलेंथ सेम है तो मैं एक काम करता हूँ, इनवर्स लेता हूँ। तो 1/λh इज इक्वल टू 1/λ ऑफ He प्लस, दोनों कैसा होगा? सेम। अब ये तो हुआ बच्चों वेव नंबर न्यू बार, बराबर। और वेव नंबर का फॉर्मूला आप जानते हो, 1.097 into 10⁻⁷ 1 upon Ni square minus 1 upon Nf square is equal to 1.097 into 10⁻⁷ 1 upon 2 square minus 1 upon 4 square। वो बोल रहे हैं कि 4 से 2 जा रहा है। तो मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आप वेवलेंथ हो या फ्रीक्वेंसी हो उसका फॉर्मूला यूज करो तो Ni शुड लेस देन Nf, Ni शुड लेस देन Nf। ओके, इसलिए मैंने 2 आगे लिया है और 4 पीछे लिया है। अंडरस्टूड? चलो ये तो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, कांस्टेंट बनने बाजू उड़ी उड़ी जाए। तो बाकी क्या बचा है देखो, 1 अपॉन Ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन Nf स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप 100% रॉन्ग हो। क्यों जी? ऐसा क्यों? क्योंकि आपको बता दूं कि वेव नंबर के फॉर्मूला में यहाँ z स्क्वायर आता है दोनों साइड, और हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या है बच्चों? 1 का स्क्वायर। ओके, और हीलियम के लिए z की वैल्यू क्या है बच्चों? बोलो, हीलियम कौन सा एटॉमिक नंबर होगा? हीलियम होगा सेकेंड, तो यहाँ आएगा मल्टीप्लाई बाय 4। अंडरस्टूड? क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होना है? 4। यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आ गया। इसीलिए सीधा नहीं जाने का, याद रखो z स्क्वायर दिखेगा तो ही माइंड में आने वाला है। तो चलो ये तो वैसे ही रहा, 1 अपॉन Ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन Nf स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 1 माइनस 1/4। ओके, 1 माइनस 1/4। समझ में आ रहा है? अब ये कैसे पॉसिबल है? आप देख सकते हो 1 अपॉन Ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन Nf स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। दिख रहा है ना? क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा ना। और इसलिए फॉर हाइड्रोजन एटम वी कैन से दैट Ni 1 और NF 2। तो Ni वैल्यू इज 1 and Nf value is 2, so we can say that the transition of electron should be second orbit to first orbit होना चाहिए। This is for hydrogen atom। तो अच्छा सा क्वेश्चन है, बराबर। मेरी मेथड से करोगे सो आई डोंट थिंक सो आपको बिल्कुल भी तकलीफ होगी। कोई भी रेफरेंस बुक देख लो, इससे छोटा आंसर कहीं पे नहीं मिलेगा। विद इन 5 स्टेप यू विल गेट द आंसर, बराबर। ओके, चलो तो ये था बच्चों एक्सरसाइज नंबर 33। नाउ लेट अस सी एक्सरसाइज नंबर 61। एक्सरसाइज नंबर 61। एक्सरसाइज नंबर 61 हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का न्यूमेरिकल है। उसके फॉर्मूलाज आपको कराए हैं। डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई।
या फिर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4πm। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। इफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। ओके, द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is measured within an accuracy of 0.002 nanometer. So delta x is equal to plus 0.002 nanometer. Okay, calculate the uncertainty in the momentum of the electron. इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या होगी? सपोज the momentum of electron is, momentum of electron दिया है h upon 4π into 0.05 नैनोमीटर। ओके, मोमेंटम दी है। ओके, इसके साथ साथ लिखा है कि इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग द वैल्यू, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग द वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक काम करेंगे, डेल्टा पी फाइंड करने वाले हैं। ओके, तो बच्चों पहले ही टाइटल लगा दो, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स, according to Heisenberg's uncertainty principle, Heisenberg's uncertainty principle, we can say that delta x into delta p is equal to h upon 4π। ओके, चलो आपको डेल्टा x ऑलरेडी दिया है, डेल्टा p को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ। तो डेल्टा पी का फॉर्मूला होगा बच्चों h अपॉन 4π इंटू डेल्टा x। चलो h की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ओके, 4π मतलब 3 इंटू 4 इंटू 3.14। डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है 0.002 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। ओके, इन सभी की कैलकुलेशन करोगे तो मोमेंटम का चेंज आएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू 2.637 इंटू 10⁻⁻23, इतना क्या आएगा? चलो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, यहाँ आएगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। ओके, आपने लिखते हैं P इज इक्वल टू mv, तो यूनिट क्या होगा? मास मतलब केजी, वॉल्यूम मीटर पर, सॉरी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो बस ये उसका डायमेंशन है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, ये तो था अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूं। ये आपको अनसर्टेनिटी दी बच्चों। ओके, आपको बोला है कि भाई इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना है, वो है h अपॉन 4π इंटू 0.05 नैनोमीटर। अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34। अच्छा, 4π है 3.14, 0.05 10⁻⁻9 मीटर हो गया। तो इफ वी कैलकुलेट ऑल द टॉपिक्स तो आंसर आएगा 1.055 इंटू 10⁻⁻24, इतना आएगा केजी मीटर पर सेकेंड। क्या आएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों सीधी सी बात है, ये मोमेंटम की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? मोमेंटम की वैल्यू है।
और ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम की वैल्यू है। कंपेयर तो करो मोमेंटम की वैल्यू और अनसर्टेनिटी की वैल्यू। इफ वी कंपेयर इट तो आपको पता चलेगा कि अनसर्टेनिटी 10⁻23 है और मोमेंटम 10⁻24 है। तो आप ही सोचो कि अनसर्टेनिटी की वैल्यू मोमेंटम की वैल्यू से भी ज्यादा है। अनसर्टेनिटी की वैल्यू बराबर डेल्टा पी की वैल्यू पी से भी ज्यादा है, मतलब अनिश्चितता अनसर्टेनिटी इज मोर देन ओरिजिनल वैल्यू। ओके, सो इसीलिए ये सेम चीज आपको देखने को मिलेगी, सालों से देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि पिछले 7-8 साल से, सालों से, लेकिन अभी थोड़ा बढ़ गया है। जैसे पेट्रोल का दाम इंटरनेशनल रुपीस के हिसाब से, मतलब इंटरनेशनल डॉलर के कन्वर्जन के हिसाब से सिर्फ 35 रुपए होता है, ये हुआ पी। लेकिन उसमें अनसर्टेनिटी झिक के अब हमें 80 रुपीज में पड़ता है। तो आप ये सोचो 35 का पेट्रोल में 45 रुपए टैक्स डाल के 80 रुपीज में ये लोग बेच रहे हैं। ये क्या हुआ, ओरिजिनल प्राइस से भी ज्यादा टैक्स ठोका हुआ है ना इन्होंने। वैसा यहाँ पे भी ओरिजिनल वैल्यू जो मोमेंटम की है उससे भी ज्यादा वैल्यू अनसर्टेनिटी की हो गई। तो आपको यहाँ पे आंदोलन नहीं करना है, लेकिन सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना है। ओके, लिखना है कि सिंस मतलब इन दोनों की वैल्यू को देख के द मैग्नीट्यूड, ओके, since the magnitude of actual momentum, the magnitude of actual momentum is smaller than the uncertainty, so the value cannot be determined. The value cannot be determined और डिफाइंड। ओके, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61। ओके, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स हमारे कंप्लीट होते हैं। अब जितने भी बाकी है वो सभी न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बेस्ड है। ओके, सो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करके पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।